रेनेसेंस ने नॉर्दर्न यूरोप में बहुत सी तब्दीलियां लाई। 17th सेंचुरी में डच पेंटिंग का गोल्डन एज आया। रेम्ब्रंट जैसे आर्टिस्टों ने पेंटिंग के नए स्टैंडर्ड कायम किए और खुशहाली के साथ कल्चरल रिवाइवल का रास्ता स्मूथ कर दिया। मिशेलेंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची। इस दौर को रिफाइंड आर्ट्स के दोबारा अरूज का दौर कहा जाता है। मिशेलेंजेलो ने पोप के महल में सिस्टीन चैपल की छत को खूबसूरत तस्वीरों से डेकोरेट किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूरोपियन रेनेसांस पर बात करेंगे, जो एक ऐसा तारीखी दौर था जिसने मिडल एजेस से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ तब्दीली की राह हमवार की। उसे रेनेसांस कहा जाता है क्योंकि इस जमाने में इंसानियत के मुताल्लिक इल्म की रीबर्थ यानी दोबारा दरियाफ्त हुई। स्कॉलर्स ने एंशिएंट ग्रीक और रोमन कॉन्ट्रीब्यूशंस को पहचाना और उन्हें मॉडर्न थॉट के साथ मुंसलिक यानी एसोसिएट किया। यह दौर तकरीबन 15th सेंचुरी में यूरोप में शुरू हुआ। इस तब्दीली ने न सिर्फ लिटरेचर और आर्ट बल्कि साइंटिफिक फील्ड्स में भी इनकलाब बर्पा किया, जिससे मॉडर्न सोसाइटी की बुनियादें मजीद मुस्तहकम हुईं। ये वीडियो हमें रेनेसांस के दौर का जायजा लेने का मौका फराहम करती है, जहां रिलीजन अब भी लोगों की जिंदगियों में अहम था, लेकिन उनकी तवज्जो ज़्यादातर ह्यूमन ग्रोथ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर मरकूज थी। वो लामहदूद इंसानी सलाहियत यानी अनलिमिटेड ह्यूमन पोटेंशियल पर यकीन रखते थे। इस दौर में इंसानी रूह को एक नई तवानाई देने की कोशिश की गई, क्योंकि मिडिल एजेस में ये दब चुकी थी। मिडिल एजेस वो ज़माना था जब कैथोलिक चर्च ने यूरोप पर गलबा हासिल किया हुआ था और अवामी सोच और कल्चर को सख्ती से कंट्रोल कर रहा था। यानी इंसान अपनी जिंदगी में मुसलसल तरक्की कर सकता है और मुआशरे को नए इल्म और आइडियाज से रोशनास करवा सकता है। यही वो आइडियाज थे जिन्हें ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमनिज्म बुनियादी तौर पर एक ऐसा नजरिया है जो इंसान की कद्र कीमत और उसकी सलाहियतों को उजागर करता है। उसके अलावा ग्रीक्स और रोमन्स जैसे सिविलाइज्ड लोगों की मिसालें दी गईं, जिन्होंने हमेशा अनलिमिटेड ह्यूमन पोटेंशियल पर यकीन रखा। हम इटली के बारे में बात कर रहे हैं, वही जगह जहां रेनेसांस का आगाज हुआ। इटली रेनेसांस का मरकज था, जो एक ऐसा दौर था जब आर्ट, साइंस और लिटरेचर में बेहद तरक्की हुई। 14वीं सेंचुरी यानी 1400s के करीब इटली ने खुद को रेनेसांस का मरकज बनाया और दुनिया भर में एक नई सोच को जन्म दिया। इस जमाने में इटली के मेजर सिटीज सियासी और इक्तसादी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। क्या आपने कभी गौर किया कि कैसे एक सिटी स्टेट जैसे फ्लोरेंस या वेनिस ने ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल किया बल्कि क्रिएटिव आर्ट को भी फरोग दिया? लेकिन इन्हें स्टेबिलिटी तब मिली जब बिजनेस फैमिलीज की बड़ी डायनेस्टीज ने उन पर रूल किया। बिजनेस फैमिलीज ने सियासत के साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत इटली एक ऐसा मरकज बन गया जहां क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बेहद कदर की निगाह से देखा जाता था। इस दौर में रेनेसांस ने पुराने मिडीवल माइंडसेट को बदलकर एक ऐसा नजरिया अपनाया जो लर्निंग, डिस्कवरी और आर्ट को फरोग देता था, और यही तब्दीली इटली को कल्चरल रिवाइवल की मिसाल बना गई। रेनेसांस के मशहूर फनकार एक ऐसे दौर का हिस्सा थे जहां उन्होंने ना सिर्फ मजहबी मनाजिर तख्लीक किए बल्कि ग्रीक एंड रोमन मिथिकल स्टोरीज जैसे किस्सों को भी अपनी फनकारी में शामिल किया। ड्यूरिंग द रेनेसांस फनकारों ने वो मनाजिर पेश किए जो मिडिल एजेस में सिर्फ मजहबी मकासद तक महदूद नहीं थे, जिनमें माइकल आंजेलो, राफेल, टिशन एंड लियोनार्डो डा विंची जैसे फनकार शामिल थे। राफेल ने वेटिकन में मौजूद चैपल की दीवार पर स्कूल ऑफ एथेंस की अजीम दीवार निगारी की। लियोनार्डो डा विंची, जिनकी सलाहियतें बेमिसाल थीं, और टिशन ने बैकुस एंड आरियादने जैसे कदीम रिवायती किस्सों के साथ साथ अपने ज़माने के लोगों की भी बेहतरीन प्रेजेंटेशन की। इटालियन रेनेसांस के एक मशहूर फनकार थे माइकल एंजेलो, जिन्होंने वेटिकन में पोप्स पैलेस के अंदर वाक़ई सिस्टीन चैपल के सीलिंग पर शानदार तस्वीरें बनाई। न्यू राइटर्स ने भी अपनी तख्लीकी सोच को आज़ाद किया और एस्टैब्लिश चर्च स्कॉलर्स से मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की आज़ादी हासिल की। प्रिंटिंग प्रेसेस एंड पैम्फलेट्स के आगाज़ ने उन नए ख्यालात को वाइड स्प्रेड करने में मदद दी, जिससे नॉलेज आम लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया। अब हम मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑन द रेनेसांस के बारे में बात करेंगे। याद रखें कि मेडिवल यूरोप में यूरोपियंस ने बहुत सी एंशिएंट विजडम खो दी थी, लेकिन इस्लामिक एम्पायर्स के स्कॉलर्स ने हजारों एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट्स को अरबिक में ट्रांसलेट करके महफूज कर लिया था। ये टेक्स्ट हमें एंशिएंट वर्ल्ड की नॉलेज फराहम करते हैं, जिसे बाद की नस्लों तक पहुंचाया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि नॉलेज भी एक जिस्म की तरह है,
जिसे हम रेगुलर एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं। जैसे हम जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए वर्जिश करते हैं, उसी तरह स्कॉलर्स ने अपने जहन को स्ट्रेंथ देने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट का मुताला किया। अब हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद पर नजर डालते हैं। ये वो जगह थी जहां स्कॉलर्स इल्म, अदब और साइंस पर तहकीक करते थे, और यहाँ हजारों किताबें महफूज थीं जिनका किसी भी यूरोपियन सिटी की लाइब्रेरी से मवाजना यानी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोबा इन मुस्लिम स्पेन भी इल्म के मैदान में नुमाया हैसियत रखती थी। और टीम वर्क की खूबी ही कुछ और है। 12th सेंचुरी में यूरोपियंस ने स्पेन का रुख किया और वहां से बहुत से अरबिक टेक्स्ट को लैटिन में ट्रांसलेट किया। ये ट्रांसलेशन एक ब्रिज की मानंद थी जिसने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स को आपस में जोड़ दिया। जरा तसव्वुर करें कि किसी ने एंशिएंट रिमाइंडर ऑफ विजडम को दोबारा यूरोप लाने का एहतमाम किया। इंग्लिश में कहा जाता है कि द वर्क ऑफ दीज स्कॉलर्स लेड द फाउंडेशन फॉर द रेनेसांस। ये फाउंडेशन एक मजबूत इमारत की तरह थी जिस पर आगे चलकर न्यू आइडियाज और डिस्कवरीज की तामीर हुई। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे नॉलेज बैरियर्स को तोड़कर दुनिया में यूनिटी और कोऑपरेशन को फरोग दिया जा सकता है। अब हमारी आज की गुफ्तगू में हम एक दिलचस्प तारीखी वाक़े पर बात करेंगे। स्पेनिश मुस्लिम्स ने ना सिर्फ ट्रांसलेशंस पर काम किया बल्कि अपनी इंटरप्रिटेशंस भी पेश की जो बाद में लैटिन में ट्रांसलेट हुई। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक वक्त में ऐसी शानदार कारकर्दगी कैसे मुमकिन थी? सादा अल्फाज में ये उलमा मुख्तलिफ उलूम की दुनियाओं को जोड़ने वाले ब्रिजेस की मानंद थे। गौर करें कि हर काम में बेहद मेहनत और जहानत शामिल होती है। इस सिलसिले में अवेरोज इब्न रुश्द का नाम खास अहमियत रखता है। इब्न रुश्द एक मशहूर 12th सेंचुरी फलसफी थे जिन्होंने अपनी सोच ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल के नजरियात पर लिखकर दुनिया तक पहुंचाई। जरा तसव्वुर करें, एक रोशन चिराग पुरानी सोचों को मुनव्वर यानी रोशन कर रहा है और मुस्तकबिल के ख्यालात के लिए नए रास्ते हमवार कर रहा है। उनके ख्यालात ना सिर्फ अरबिक में तहरीर किए गए बल्कि लैटिन में भी ट्रांसलेट हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें यानी फ़ायदा उठा सकें। जब इटालियंस ने ग्रीक फ़िलासफ़ी को मज़ीद गहराई में समझने की कोशिश की तो इब्न रुश्द और उनके काम उनके स्टडीज़ के लिए एक प्राइमरी सोर्स बने। ये वो लम्हा था जब ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन ने मिलकर तारीख की सिमत को बदल दिया। मुस्लिम तसानीफ यानी राइटिंग्स का यूरोपीय रीडर्स के लिए तर्जमा किया गया। तो आपका क्या ख्याल है, हिस्ट्री में ऐसे ब्रिजेस बनाने वालों का क्या किरदार होता है? हमें चाहिए कि हम उन कॉन्वर्सेशन से सीखें कि मुख्तलिफ कल्चर्स एक दूसरे से कैसे बेनिफिट हासिल करते हैं और इल्म का सफ़र हमेशा नए उफ़क़ को छूता रहता है। सकाफ़ती तबादला हुआ जिससे मुख्तलिफ सकाफ़तों ने मुश्तरका इल्म से फ़ायदा उठाया। आज हमने यूरोपियन रेनेसांस के तारीखी दौर का जायज़ा लिया जहां मिडल एजेस के बाद इल्म की दोबारा दरियाफ्त हुई। रेनेसांस का मतलब था कि पुराने ग्रीक और रोमन आइडियाज़ को दोबारा जिंदा किया गया। इस दौर में स्कॉलर्स ने एंशिएंट टेक्स्ट का मुताला किया और नई साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और लिटरेरी डिस्कवरीज हुई। रेनेसांस ने आर्ट, साइंस और लिटरेचर में नया जज्बा भरा, जैसा कि इटालियन सिटी स्टेट्स जैसे फ्लोरेंस और वेनिस में देखा गया। इस वक्त बिजनेस फैमिलीज ने आर्ट की स्पॉन्सरशिप की और क्रिएटिव थिंकिंग को फरोग दिया। इस दौर में ह्यूमनिज्म की सोच ने हर इंसान की अंदरूनी सलाहियतों पर जोर दिया और मुसलमानों के स्कॉलर्स ने भी एंशिएंट विजडम को महफूज किया और यूरोपियन नॉलेज को दोबारा रोशनी में लाए। सादा अल्फाज में रेनेसांस एक ऐसा दौर था जो रीअवेकनिंग यानी बेदारी, इल्म और सकाफती तबादले यानी कल्चरल एक्सचेंज का जमाना था, जिसने पुराने और नए दौर के दरमियान ब्रिज का काम किया। 14th सेंचुरी में इटली रेनेसांस का मरकज बन गया। क्वेश्चन 1, रेनेसांस की इस्तिलाह बुनियादी तौर पर किस चीज की तरफ इशारा करती है? आंसर 1, ऑप्शन ए, नॉलेज रीबर्थ। क्वेश्चन 2, कौन सा इटालियन शहर रेनेसांस के मरकज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन सी, फ्लोरेंस। क्वेश्चन 3, रेनेसांस के दौरान इस्लामी उलमा ने क्या किरदार अदा किया? ऑप्शन ए, टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे।
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ ہمارے چینل پاکٹ اسکول اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔